स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज एनवेलप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड एयर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर मतलब सारी चीजें आपकी इक्वली मिक्स्ड है, इवनली मिक्स्ड है। ठीक है, अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, उसमें से आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन ये सब अलग नहीं कर सकते। एक वो मतलब एक ही है वो चीज। ठीक है, आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। एंड इसको कुछ लोग लिखते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, इट सराउंड द अर्थ एंड इज अटैच्ड ड्यू टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की वजह से वो सारे अटैच्ड है अर्थ से। ठीक है, अर्थ उनको अट्रैक्ट करके रखती है ड्यू टू ग्रेविटेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स अब ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग, क्लास 10th 12th या 6 में जब भी पढ़ा है आपने। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.035%। ठीक है, एंड सम ट्रेसेस ऑफ नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, जेनन, जो भी आपकी पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, उसमें जो भी गैसेस सब्सटेंसेस है उसके थोड़े बहुत ट्रेसेस आपको मिलेंगे। मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है आपका नाइट्रोजन का, देन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। ठीक है, nitrogen and oxygen constitute almost about 99% of the air. Their ratio by proportion is nitrogen oxygen 4:1, nitrogen oxygen 3:1। 4:1 में है तो वो बाय वॉल्यूम है, 3:1 में बाय वेट है। ठीक है, इतने में कोई डाउट है? तो बेसिक चीज है ये। ठीक है, ड्यू टू रैपिड रिडक्शन ऑफ गैसेस विद हाइट, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज नीडेड अबव 10,000 फीट। जैसे आप ऊपर जाते हो, अब जितना आप ऊपर जाते रहोगे पार्टिकल्स कम बचेंगे। ठीक है, क्या होता है, आपके ऑक्सीजन के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं क्योंकि ऊपर जाके प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, प्रेशर कम होता है तो आपके पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, इसकी वजह से आपको सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चाहिए। कभी अगर आप अनप्रेशराइज एयरक्राफ्ट में जाओगे 10,000 फीट के ऊपर, या फिर आप ट्रैकिंग करने गए हो, ठीक है, जो बहुत 10,000 फीट के ऊपर है, अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तब तो थोड़ा बहुत आप ब्रीथ कर लोगे, लेकिन अगर आप हैवी स्मोकर हो तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन ब्रीथ करने में। ठीक है, atmosphere is generally well mixed, it has nearly similar composition except for ozone up to a height of 80 किलोमीटर ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये ऑलरेडी बोल रखा है कि 80 किलोमीटर ग्रेविटेशन से वो अर्थ के सरफेस पे अटैच्ड है, सरफेस पे अटैच्ड है या फिर वो एटमॉस्फेयर में है। द एटमॉस्फेयर अप टू 80 किलोमीटर इज कॉल्ड होमोस्फेयर एंड देन हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर का मतलब है कि सारे कंपोजिशन एक ही एयर में मिलेंगे आपको, आप एक मॉलिक्यूल निकाल के सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपके 80 किलोमीटर तक है ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद आता है आपका हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर में क्या होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा ग्रेविटेशन नहीं इफेक्ट करती, वो सारे अलग अलग हो जाते हैं। और अगर आपका अलग अलग होगा तो आपके लेयर वाइज वो अटेन करेंगे अपनी हाइट। लेयर वाइज भी कैसे, जो उनका मॉलिक्यूलर वेट है, मान लो ऑक्सीजन का वेट ज्यादा है तो वो ज्यादा नीचे रहेगा, उसके बाद नाइट्रोजन का वेट है तो उसके ऊपर लेयर बनाएगा, फिर सबसे कम में जाएंगे हाइड्रोजन है तो सबसे ऊपर लेयर बनाएगा। ठीक है, वैसे आपके डिवाइड होते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट आपका वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस वो है कि वेरी इन अमाउंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बीइंग कंसंट्रेटेड मोर इन इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे आपका वाटर वेपर ले लेते हैं, ठीक है, अब हर जगह से हर जगह टू जगह ये सारी चीजें अलग अलग है। अगर आप एक ड्राई एयर देखो, जैसे गर्मियों का सर्दियों का बहुत मौसम है, ड्राई एयर है, तो वाटर वेपर जनरली कम होगा। लेकिन अगर आप बहुत गर्म जगह देखो तो वहां वाटर वेपर ज्यादा होगा। पानी, अगर हम मैरीटाइम एरियाज ले, जो आपका ओशंस है, रिवर्स है, वो वाटर वेपर ज्यादा होगा उसमें। ठीक है, और कुछ ड्राई एरियाज में कम होगा। तो वेरिएबल गैसेस का मतलब होता है जहाँ पे प्लेस टू प्लेस डिफर करे कंसेंट्रेशन। ग्रीन हाउस गैस, अब ग्रीन हाउस गैस भी वही है, आपकी जो सोलर रेडिएशन आती है आपकी सन से, अर्थ का सरफेस उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। अर्थ के सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के बाद अब अर्थ गर्म हो गया, क्योंकि गर्म रेज आ रही है, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली। अब एब्जॉर्ब करके ट्रैप कर ली। ट्रैप करने का मतलब ये है कि वो वापस रिलीज नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो क्या हो जाती है, अर्थ बहुत गर्म हो जाती है। इसके एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, जितना ज्यादा वो अर्थ एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। एक एडवांटेज ये है कि अगर ये चीज नहीं होती तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाती। ठीक है, इसीलिए एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज। अगर ये नहीं होता ग्रीन हाउस गैसेस तो अर्थ बहुत ठंडी हो जाती, फ्रीज हो जाता सब। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट आते हैं आपके ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर। अब इसमें बोला है कि आपके ड्राई एयर एंड सैचुरेटेड एयर, अब आपका वाटर तीन फेज में रहता है। पहला होता है आपका आइस, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आइस में कैसे होगा, स्नो, हेल या फिर आइस।
ठीक है, लिक्विड में ड्रिजल, रेन या शार, एंड गैस पे वाटर वेपर, ठीक है, जो आपके प्रेजेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट, इन ट्रॉपिक्स एयर कैन होल्ड एज मच एज ऑफ 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम, ठीक है, 4% ऑफ वाटर वेपर बाय वॉल्यूम। वाटर वेपर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एट द पोल्स एंड अबाउट 30,000, क्योंकि पोल्स पे क्या है, सब चीज जम जाती है, टेम्परेचर इतना कम है, तो वाटर वेपर नहीं बचता, वो वाटर वेपर सब सॉलिडिफाई हो जाता है। 30,000 फीट पे अगर आप जाओगे, वहां भी टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां भी आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, विथ 4% वाटर वेपर एयर इज टर्म सैचुरेटेड विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। अगर आपकी ह्यूमिडिटी 100% है, वाटर वेपर 4% प्रेजेंट है, तो एयर इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड कब होती है? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 100%। ठीक है, मान लो 90 हुआ, 90 85 हुआ, या फिर कितना 20 या 30 हुआ, तो वो आपकी अनसैचुरेटेड या ड्राई एयर में आ जाती है। इनके बीच में एक होता है मॉइस्ट एयर, जो हम ब्रीथ करते हैं। ये सारी डिटेल हम आगे बढ़ेंगे। अभी आईसी ने दो ही एयर बोली गई है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना पूछता नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है आपका ओजोन। अब ओजोन लेयर क्या होती है, ये चीज पता है? ओजोन लेयर क्या करता है? ओजोन लेयर आपके स्किन कैंसर से बचाता है बेसिकली, क्योंकि जितनी भी रेज आती है आपके सन से, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत कम रेज पास होने देता है। अगर ओजोन नहीं होता तो आपकी स्किन बर्न होने लगती, जैसे आप धूप में जाते हैं बहुत गर्म हो जाता। ठीक है, तो वो आपके क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन एंड रेजिस्ट टेम्परेचर। O3 molecule then become heavier and sink and accumulate at lower levels. Ozone protect us from ill effect like skin cancer, sunburn and cataracts of UV radiation. इसलिए आप लोग सनस्क्रीन लगाते हो ताकि आपकी स्किन बर्न ना रहे, आपका एक लेयर बन जाती है उसकी। ठीक है, एप्रिशिएबल ओजोन इज फाउंड बिटवीन 10 एंड 50 किलोमीटर, बट मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है उसका 25 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ओजोन आपका जितना भी हीट है वो एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा। ठीक है, तो ओजोन के आसपास जो भी टेम्परेचर होगा ना, वो गर्म होगा। समझ आया? ओजोन में कुछ कोई भी अगर आसपास कोई चीज हो तो वो गर्म होगा। फिर नेक्स्ट है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। द अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर मास विद हाइट इज। अब आप ग्राउंड लेवल पर हो, ग्राउंड लेवल पे आपको 100% मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, एग्जांपल ही लेते हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर पे आपको उसका 1/2 मिलेगा ओनली, तो कितना मिलेगा आपको? 50% ही। तो 100% थे, यहाँ जाके 50% ही मिलेगा। ठीक है, अब आप और 6 किलोमीटर गए, फॉर एग्जाम्पल 10, इसमें 10 दे रखा है तो 10 चले गए, 10 किलोमीटर गए। अब अगर ये 50 था तो ये 50 का आधा बचेगा, मतलब 25% ही बस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप 35 किलोमीटर गए तो ओनली 1% बचेगा, जो आपका 100% ग्राउंड पे था, उसका बस आपको 1% ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। समझ आया? क्योंकि मॉलिक्यूल धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं जैसे आप ऊपर जाते रहते हैं। Thermal structure of atmosphere. Solar radiation heat the earth, and the earth in turn heats up the atmosphere by conduction, convection, radiation. ठीक है, अब दो तरह की हीट होती है आपकी, जो भी आपका थर्मल स्ट्रक्चर है, जिससे भी आपकी हीट सॉरी अर्थ हीट होती है, दो तरह से होती है, पहला सेंसिबल, दूसरा लेटेंट। ठीक है, सेंसिबल में आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन मतलब अगर मेरे से कोई टच होके बैठा है, उसको भी गर्मी लगेगी, अगर मैं बहुत गर्म हूँ तो वो कंडक्शन होता है बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। सेकंड हो गया आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे? जैसे एक ब्लोअर होता है, विंटर्स का ब्लोअर होता है, वो हवा फेंकता है गर्म, तो वो आपका मॉलिक्यूल्स को गर्म करके आगे फेंक रहा है, तो वो होता है कन्वेक्शन। थर्ड होता है आपका रेडिएशन। अब हर बॉडी हीट रिलीज करती है, आप भी रिलीज करते हो। अगर आपको फीवर हो रखा है और अगर आप मेरे साथ बैठे हो तो आपको भी फील होगा ना कि मैं बहुत गर्म हो रखा हूँ, क्योंकि मैं हीट रेडिएट कर रहा हूँ, वो कैसे कहते हैं? रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ये बताने की नीड नहीं है, आप ऑलरेडी पता है ये चीज आपको। फिर ये इंपॉर्टेंट है, इनके परसेंटेज, फ्लो ऑफ हीट, इसके परसेंटेज ही कौन से परसेंट, कितने परसेंट में कितना होता है। ठीक है,
ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ये क्लास 10th में। ट्रोपोस्फेयर, फिर ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपॉज के बीच में जो इन दोनों को सेपरेट करता है, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो सेपरेट करता है उसको कहते हैं हम ट्रोपोपॉज। समझ आया? फिर सेम स्ट्रैटो और मीसो को जो डिफर वो सेपरेट करेगा, स्ट्रैटोपॉज। ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Troposphere is the lowest portion of atmosphere. It extends from surface of Earth up to height of 16 to 18 kilometers and equator, and 8 to 10 kilometer at poles. ठीक है, ये आपकी अर्थ के ऊपर एक ट्रोपोस्फेयर मैंने बनाया। अब इसमें बोला गया है कि आपकी ये जो हाइट है पोल्स वाली, ये है 8 to 10 किलोमीटर्स, ये है आपकी 16 to 18 किलोमीटर्स। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितना सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना ही लंबा आपका ट्रोपोस्फेयर जाएगा। ठीक है, जितना आपका सरफेस टेम्परेचर होगा उतना लंबा ही आपका ट्रोपोस्फेयर जाएगा। याद रखना इसको प्लीज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत गर्म है। ठीक है, टेम्परेचर गर्म है, जब वो गर्म एयर राइज करेगी तो उसको ठंडा होने के लिए ज्यादा वर्टिकली एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उस वर्टिकल एक्सटेंड को इन्होंने बोला गया कि जितना गर्म हवा है उतना ज्यादा वर्टिकल एक्सटेंड करेगी और उतना ही आपका ट्रोपोस्फेयर चौड़ा होता रहेगा। समझ आया? दिस कॉज ऑफ हायर हाइट इक्वेटर राइजिंग हॉट कन्वेक्शन करंट। देखो, द कॉज ऑफ हायर हाइट एट इक्वेटर इज राइडिंग हॉट कन्वेक्शन करंट। मतलब कन्वेक्शन मतलब जो एयर राइज हो रही है वो बहुत गर्म है, वो जितनी गर्म एयर है उतना लंबा राइज करेगी, उतना ऊपर जाके आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा या ट्रोपोपॉज मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। In this layer, the ascending hot air gradually cools the temperature fall with height at rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर कॉल्ड लैप्स रेट। अब तीन चीजें होती है, तीन चीजें कभी मत भूलना। पहली चीज है आपकी लैप्स रेट। लैप्स रेट इज 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, मतलब जितना आप हाइट में ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपको 6.5 डिग्री कम मिलेगा, 2 किलोमीटर गए तो 13 डिग्री कम हो जाएगा जो ग्राउंड पे था। समझ आया? दूसरी चीज होती है आइसोथर्मल। दूसरी चीज होती है आइसोथर्मल लेयर। आइसोथर्म लेयर, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो अगर मान लो मैंने बोला कि 2 किलोमीटर की आइसोथर्म लेयर है, दैट मीन्स उन 2 किलोमीटर में टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सेम टेम्परेचर है। ठीक है। थर्ड होती है आपकी इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन लेयर का मतलब है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है किसी भी रीजन से। ठीक है, वो रीजन क्या है हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। तो तीन चीजें होती है। लैप्स रेट का मतलब टेम्परेचर, हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। आइसोथर्म का मतलब हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर सेम है, या हाइट कम हो रही है टेम्परेचर सेम है। थर्ड आपका हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज जनरली अनस्टेबल। अब एक बात बताओ, नीचे हॉट एयर है, हॉट एयर राइज हो रही है, अगर हॉट एयर मॉइस्चर लेके राइज हो रही है तो ऊपर बादल बनाएगी जब ठंडी हो जाएगी। इसलिए बोला गया ट्रोपोस्फेयर इज जनरली अनस्टेबल, क्योंकि क्लाउड फॉर्म होते हैं, वेदर फॉर्म होता है। समझ आया? एयर राइज करेगी तो ठंडी तो होगी ना, राइज कर रही है ठंडी होगी क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम है, इसीलिए। और जब ठंडी हो जाएगी एक ऐसे टेम्परेचर आएगा जब वो बादल बन जाएगा। ठीक है। All kind of weather occur within this layer due to turbulent mixing. Also most of the flying is done in this layer. ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स आपके 99% मॉलिक्यूल्स आपको इसी में, 90% इसी में मिलते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर में। अब मॉलिक्यूल्स होंगे तभी तो आपके इंजन को कुछ मिलेगा ना सक करने के लिए और पीछे थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द फ्लाइंग आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, उसके ऊपर नहीं होती। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें तो वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, इसलिए इंजन को उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। समझ आया? The equator is much warmer than the poles and the tropopause is much higher at the equator. सरफेस टेम्परेचर जितना ज्यादा इक्वेटर पे ज्यादा है तो उतना ही आपका एक्सटेंड करेगा ट्रोपोस्फेयर।
ठीक है, हेंस वार्मर द सरफेस हायर इज द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज, याद रखना प्लीज। अब आते हैं ट्रोपोपॉज पे। इट इज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोपॉज मतलब एक बाउंड्री है बीच की जो दोनों को अलग करता है। At tropopause, the lapse rate reduces to 1 to 2 kilometer, 1 to 2 degrees Celsius per kilometer, और temperature stops falling with height। ठीक है, अब लैप्स रेट जब आपके ट्रोपोस्फेयर में था तब 6.5 था, अब जाके वो कम होके 1 से 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज इज जनरली कंट्रोल्ड बाय, पहला है आपका सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर पे कैसे, सरफेस टेम्परेचर जितना गर्म होगा उतना हाइयर जाएगा। ठीक है, यही बोला था, इक्वेटर का सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है उतना हाई। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड भी 0 डिग्री मतलब इक्वेटर उस पे ज्यादा, 90 डिग्री मतलब पोल्स उस पे कम हाइट। लैटिट्यूड सॉरी, अब सीजन, अब सीजन में देखो एक सरफेस टेम्परेचर को गर्म करने के लिए हमें समर सीजन चाहिए, तभी तो गर्मी बढ़ेगी। अगर विंटर सीजन है तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रोपोपॉज नीचे होगा, लेकिन अगर समर सीजन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो ऊपर मिलेगा। समझ आया? लैंड एंड सी डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड एंड सी इसीलिए क्योंकि आपका लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी होता है एज कम्पेयर टू वाटर। इसीलिए अगर आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में अगर आप दिन में बीच के पास बैठे हो तो मस्त ठंडी हवा आएगी, क्योंकि सी ठंडी है एज कम्पेयर टू लैंड। लेकिन आप रात में जाओ, रात में बहुत गर्मी लगेगी। समझ आया? यही रीजन है। अगर आप 12 बजे देख रहे हो, सी का टेम्परेचर है 30 और लैंड का है 40, तो आप सुबह के अगर 6 बजे देखो ना तो लैंड टेम्परेचर आपको 20 मिल जाएगा, लेकिन सी का टेम्परेचर 30 से प्लस 28 ही मिलेगा। समझ आया? तो सी इतनी जल्दी हीट ना रिलीज करता ना एब्जॉर्ब करता। सी मतलब वाटर। टेम्परेचर इज हायर ओवर इक्वेटर -70 to -75, देन पोल्स -40 to -45। अब जितना आपका सरफेस टेम्परेचर है मतलब उतना ऊपर तक एयर राइज करेगी, और जितना ऊपर तक राइज करेगी उतना नेगेटिव में टेम्परेचर आते जाएगा। -6.5 लगाते जाओ हर किलोमीटर पे तो आपको -70 डिग्रीज मिलेगा। Since troposphere temperature fall with height up to tropopause, above 8 kilometer poles start warming up and become warmer than the equator. Thus, reversal of temperature and density above 8 kilometers. ये लाइन को भी होल्ड रखना, अभी मैं स्टैटो के बाद ये लाइन बताऊंगा। ठीक है, there are two regions where tropopause abruptly changes height called breaks and folds. ब्रेक्स एंड फोल्ड्स कैसे बनते हैं, वो आपके जेट स्ट्रीम से बनते हैं। कभी फ्लाइट रडार खोला, ऐप है फ्लाइट रडार ऐप, फ्लाइट रडार ऐप खोलना, आपको एक के पीछे एक बहुत एयरक्राफ्ट जाते मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या है वो जेट स्ट्रीम के अंदर है। जेट स्ट्रीम एक ऐसा छोटी सी एक ट्यूब टाइप जगह होती है, मतलब ट्यूब तो नहीं कि इमेजिनरी ट्यूब ले लो, कि अगर आप उसमें से जाओगे तो अगर आप स्पीड 300 से उड़ रहे हो, उस ट्यूब में आपकी स्पीड अचानक से 500 हो जाएगी। ट्यूब की अलग से एयर, हाँ हवा होगी उसमें, उस ट्यूब की अलग से कुछ एयर होती है। मान लो 200 नॉट की जेट स्ट्रीम है और आपको टेल विंड दे रही है, तो 300 का वो 500 हो जाएगा। तो क्या होगा, आप जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे, आप लोगों के लिए अच्छा है। जेट स्ट्रीम बनती कैसे है, क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 15 में 15। ठीक है, पोलर ट्रोपोपॉज ट्रॉपिकल और मिडल आता नहीं पेपर में, फिलहाल इतने में रखो। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रोपोपॉज, अब मैंने बताया था कि आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स है सारे स्ट्रैटो में है। ठीक है, तो आपके क्लाउड्स भी यहीं तक जाएंगे, सॉरी ट्रोपो में आपके जितने मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, स्ट्रैटो नहीं ट्रोपो, तो आपके जितने भी क्लाउड है वो ट्रोपो तक बनेंगे। ठीक है, फिर ट्रोपो के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है तो क्लाउड भी नहीं जाएंगे वहां पे। दूसरी बात, जेट स्ट्रीम भी नहीं जाएगी वहां पे, जेट स्ट्रीम आपको बस मैक्सिमम मिलेगी 38 से 40,000 फीट तक, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर क्लियर एयर टर्बुलेंस, क्लियर एयर टर्बुलेंस क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर 16 है। अब आते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर पे। अब स्ट्रेटोस्फेयर दे रखा है एक्सटेंड फ्रॉम हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, अब ओजोन हमने पढ़ा था, ओजोन था 20 से 25 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि आपका ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में आता है। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में आएगा तो ओजोन अपनी हीट एब्जॉर्ब करके रिलीज करेगा। दैट मीन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। राइज इसलिए करेगा क्योंकि वो ओजोन है वहां पे, ओजोन उसको गर्म रखेगा। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर लाइन स्किप करवाई थी, ये वाली 8 किलोमीटर वाली, तो एक याद रखना, अबव 8 किलोमीटर ड्यूरिंग पोल्स, मिली लाइन मिली? ठीक है, अबव 8 किलोमीटर पोल्स, अब पोल्स में 8 किलोमीटर पे आपका ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गया, क्या मिलेगा, स्ट्रैटो।
लेकिन अगर हम 8 किलोमीटर की बात करें सेम इक्वेटर पे, तो वो ट्रोपोपॉज ही चल रहा है। बना के दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे स्ट्रैटो चालू हो गया है ना, लेकिन 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे स्टिल ट्रोपोपॉज है, इसीलिए आपका पोल्स के बाद 8 किलोमीटर के बाद डेंसिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है इसीलिए। ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर। Stratosphere extend up to height of 50 km. Initially, the layer is isothermal for 8 to 10 km. अब लैप्स रेट से अचानक से इन्वर्जन जा रहा है, सडन तो होगा नहीं, पहले धीरे धीरे रेट कम होगा फिर जाके बढ़ेगा। तो बीच में की जो लेयर होती है ना वो आइसोथर्म होती है, कि पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर की इनिशियली थोड़ा सा कांस्टेंट है और फिर जाके बढ़ रहा है, समझ आया? तो इसलिए बोला गया कि 8 से 10 किलोमीटर पहले के कांस्टेंट से रहता है, ठीक है। देयर आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस स्लोली एंड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ शार्पली, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है और टॉप पे शार्पली बढ़ता है बिकॉज ऑफ ओजोन। इट इज वेरी ड्राई एंड स्टेबल रीजन। अब जहां पे भी इन्वर्जन हो रहा है, आप एक बात बताओ, आपकी हाइट बढ़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मींस क्लाउड तो नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा होता तब वो कंडेंसेशन होती, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाउड नहीं फॉर्म होंगे, क्लाउड नहीं फॉर्म होंगे तो वो स्टेबल रीजन होगा। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर इज अनस्टेबल एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज स्टेबल, ठीक है, विद लो ह्यूमिडिटी एंड नो वेदर, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। This layer is above stormy weather and has steady, strong horizontal winds. Hence, it produces some advantages for the flight. Nacreous cloud or mother of pearl clouds are sometimes seen in upper stratosphere. ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कौन सी क्लाउड्स है। ये देखो, आपको इस टाइप के क्लाउड्स मिलेंगे स्ट्रैटो में, ठीक है। अब पहली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर जो थी अनस्टेबल, फिर थी आई आपकी स्ट्रेटोस्फेयर जो थी स्टेबल। अब आते हैं वापस मीसो पे, वो फिर से अनस्टेबल हो गई क्योंकि लैप्स रेट मिल रहा है। अनस्टेबल तो क्या ही होगी, वेदर बनेगा नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन लैप्स रेट हो रहा है, विद इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन एंड वीक वर्टिकल मिक्सिंग कॉजेज टेम्परेचर टू फॉल। अब ओजोन तो आपका स्ट्रैटो में है, मतलब मीसो में कुछ नहीं है, तो मीसो में आपका टेम्परेचर फॉल होगा जैसे ट्रोपो में हो रहा था, ठीक है। ऑन रेयर ओकेजन नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड सीन इन अपर मेसोस्फीयर, ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट में दिखाता हूँ। ऐसे देते हैं आपके नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, मेसोस्फीयर में मिलते हैं, ठीक है, ब्लू के। फिर बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। इस इट एक्सटेंड फ्रॉम मेसो, एक सेकंड रुकना, और एक बात और याद रखना, आपका जो मेसोपॉज है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपको सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर मेसोपॉज में मिलेगा आपको -100 अराउंड, ठीक है। सबसे पूरे उसमें सबसे कम टेम्परेचर आपको तभी मिलेगा। अब आते हैं थर्मोस्फेयर पे। इट एक्सटेंड फ्रॉम मेसोपॉज टू द एंड ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर मतलब पूरा एंड ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करी गई है। इसमें तो एक्सो भी दिखा रखा है, लेकिन आपके इसने बस यही बोल रखा है। Where temperature increases with height, the atmosphere above 60 km is also called ionosphere. अब रेडियो नेविगेशन पढ़ी है, हाँ पढ़ ली रेडियो नेविगेशन, ठीक है। रेडियो नेविगेशन में जो फर्स्ट चैप्टर था स्काई वेव प्रोपगेशन, उसमें आइनोस्फेयर से तो हो रहा है, ठीक है। आपकी जो रेज है या आइनोस्फेयर है या आपका ट्रांसमीटर है, ऐसे ही तो आ रही है रेज, हाँ, सब रिफ्रैक्शन सुपर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका आइनोस्फेयर बोला गया अराउंड 60 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ये तो एक लोएस्ट हाइट बोली है। अपने 4 पढ़ रखा है DE F1 F2, ठीक है। इसमें बस आपकी लोएस्ट लेयर के बारे में बता रखा है अराउंड 60 किलोमीटर, which is important for radio wave propagation. Serious interference in radio wave propagation occurs during solar disturbances due to absorption of radio waves, ठीक है। रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करना, वो ट्रांसमिट करना, वो रिफ्रैक्ट करना, ये सारा काम है आपका इसका आइनोस्फेयर का। अगर कोई ऐसा एयरक्राफ्ट है, अगर आइनोस्फेयर से फ्लाई कर रहा है, अगर कोई मान लो उसका रॉकेट है या फिर कोई भी ऐसा एक स्पेसक्राफ्ट है,
तो उसको रेडियो नेविगेशन में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसको डिस्टर्ब इंटरफेरेंस मिलेगी आपकी रेडियो वेव से, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ फ्लाई करने में। समझ आया? नॉर्मल जेट तो जाते नहीं 60 किलोमीटर, तो इसलिए मैंने रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट बोला है। एक्सोस्फेयर का मतलब एकदम आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। एक्सटेंड अप टू 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ थर्मोस्फेयर, द मॉलिक्यूल ओजोन एस्केप इनटू स्पेस वेरी लाइट थिन। ये सारी चीजें एक बार रीड कर लेना, बेसिक है। नेक्स्ट आते हैं आईएसए पे। आईएसए आपका, अच्छा आईएसए ना आपका इन्होंने बना रखा है कि एक डेटम बना दिया आईएसए, कि अगर हम आईएसए से, जैसे मान लो कि आईएसए में आपका टेम्परेचर 15 है, ठीक है। अब अगर एक वेदर है जो पूरा आईएसए को फॉलो कर रहा है, वो परफेक्ट वेदर में होगा, ठीक है। तो अगर आईएसए मान लो टेम्परेचर 15 आईएसए का, जयपुर का हमने देखा टेम्परेचर है 30, दैट मींस इज प्लस 15 डिग्री वार्मर देन आईएसए, ठीक है। अगर ये 15 है तो आपका प्रेशर भी कम हो, मतलब कम होगा, डेंसिटी भी कम होगी, इसलिए बोला गया। ये बस आपका एक डेटम सेट कर दिया है कि अगर इसके ऊपर गया तो हाई है, इसके नीचे गया तो लो है। समझ आया? ये बोला गया। ये प्लीज ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। टेम्परेचर मीन लेवल प्लस 15, प्रेशर मीन लेवल 101325, डेंसिटी मीन लेवल 1225 ग्राम पर मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लैप्स रेट। अब लैप्स रेट आपका 11 किलोमीटर तक बोला है आईएसए में, कि 11 किलोमीटर तक आपको लैप्स रेट मिलेगा। उसके बाद लैप्स रेट के बाद 11 टू 20 किलोमीटर आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेम्परेचर इज अज्यूम कांस्टेंट एट इतना फ्रॉम 11 टू 20 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत पार्ट आइसोथर्मल है, ठीक है। इसीलिए ये बोला गया है आपका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। उसके बाद टेम्परेचर आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है। ये स्ट्रैटो की बात करी गई, ये आईएसए बोला गया। इसको याद रखना सारी वैल्यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूज, ठीक है। आईएसए डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप अच्छा, अब अगर मान लो कि आप 15 डिग्रीज वार्मर देन आईएसए पे फ्लाई कर रहे हो, तो बहुत गर्मी है, मतलब 30 डिग्री है, बहुत गर्म है, तो आप आईएसए से कितना ऊपर नीचे डेविएटेड हो वो बोलता है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? आईएसए एक डेटम है, आप उसके ऊपर या नीचे कितना डेविएटेड हो, ठीक है। अब इसका है आपका आईएसए डेविएशन एक्चुअल माइनस आईएसए, ठीक है। इसमें एक्चुअल जो आपको दे रखा है उस लेवल का, तो आपका जैसे एक्चुअल है माइनस आईएसए निकालने का फॉर्मूला है 15 माइनस जितना आपकी हाइट दे रखी है इन फीट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको एक्चुअल दे रखा है -3, ठीक है, हाइट ऑफ 6500, ठीक है। इसमें से आईएसए डेविएशन निकालो। तो मैं बता रहा हूं, -3 आपका दे रखा है एक्चुअल एट 6500 फीट, ठीक है। तो आपका डेविएशन हो गया एक्चुअल माइनस आईएसए, तो एक्चुअल कितना था -3 माइनस आईएसए में के लिए 15 माइनस 6500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, ठीक है। कितना हुआ ये? सॉरी, इसमें 1000 है, 13 माइनस करो, ये सॉल्व कितना हुआ? सर इससे आईएसए का निकलेगा, इस फॉर्मूला से आईएसए का निकलेगा उस हाइट पे, कि आईएसए में कितना होना चाहिए था। दो बचा, 6.5 इंटू 2 13, 15 में से 13 गए, बचे 2, ठीक है। -3 -2 -5, इतना आप डेविएटेड हो, ये है आपका आईएसए डेविएशन, ठीक है। तो -5 डिग्री कोल्डर देन आईएसए आपका वेदर है। -3 -2 कितना होता है? -5 होता है। समझ आ गया? स्वेयर 5 डिग्री कोल्डर देन आईएसए जो आपका वेदर है।
अगर ये +5 आता कोई भी कैलकुलेशन से, दैट मीन्स आपका वो लेवल पे जो वेदर है दैट इज +5 डिग्री हायर देन IS। समझ आया? ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका JSA बोला गया, जेट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। ये सारे आपके हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेटिंग के लिए होता है, जो जेट्स होते हैं, ठीक है। उसमें सारी चीजें सेम है, बस लैप्स रेट एक तो आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर था। अगर हम इसमें फीट की बात करें तो 1.98 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, ठीक है। ये आपका किलोमीटर में है और ये फीट में है। बस इस 1.8 को इन्होंने 2 लिख दिया पूरा, यही है डिफरेंस। समझ आया? ठीक है। इतना इजी इजी चैप्टर है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। नींद आ रही है ना? दिलिंद, करेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर में, ठीक है। हेलो 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 हेलो। हम्म हम्म। कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करना है बट हाँ बोलो। हाँ दिलिंद, मेरे को बस 2 मिनट देना, ठीक है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दिलीप करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट चैप्टर हो गया ना, सेकंड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रेशर व्हेन द एयर इज एट रेस्ट। अब आपका एयरक्राफ्ट अगर एक जगह खड़ा है और आपका रेस्ट पे है आपका एयरक्राफ्ट, दैट मीन जो एटमॉस्फेयर उस पर प्रेशर लगाएगा वो हर जगह से इक्वल प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अगर आपके नोज पे लग रहा है, रियर पे लग रहा है, कहीं पे भी लग रहा है, तो वो आपका इक्वल प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो वो आपका होता है एटमॉस्फेरिक स्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम डायनेमिक की बात करें, जब आपका एयरक्राफ्ट मूविंग होता है तो एक एयर रेजिस्टेंस लगती है, उसको हम कहते हैं डायनेमिक प्रेशर। ठीक है, तो जब मोशन में है तो डायनेमिक प्रेशर, क्योंकि डायनेमिक प्रेशर आपका होता है हाफ रो वी स्क्वायर। तो जितना आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी आपका डायनेमिक प्रेशर उतना बढ़ेगा, जितना डेंसिटी होगी उतना ज्यादा डायनेमिक प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रेशर एज वेट of the air above. The atmospheric pressure at any level is the weight of the column of current section extended section extended vertically up to top of the atmosphere. अब एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया मैंने, एटमॉस्फेयर उस पे कितना प्रेशर लगा रहा है, जो एयर वर्टिकल है उसके, वो उस कॉलम ऑफ एयर पे या फिर उस बेस पे कितना प्रेशर लगा रही है, उस क्रॉस यूनिट सेक्शन एरिया पे कितना प्रेशर लगा रही है, वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर ये तीन आपका आईएसए में प्रेशर है। हमने आईएसए में पढ़ा था ओनली 1013.25, लेकिन दो और है आपका 760 mm ऑफ मर्करी एंड 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी। कन्वर्जन नहीं आता एग्जाम में। फिर नेक्स्ट, अब प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि देखो पहले 6 किलोमीटर तक तो बहुत तेज डिक्रीज हो गया, ठीक है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना है, लेकिन जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे तो बहुत कम डिक्रीज हुआ है, इसलिए हम जितना ज्यादा और ऊपर जाते रहेंगे ना मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तब वो प्रेशर फॉल होना कम हो जाता है, बहुत कम रेट से फॉल होता है। जब मॉलिक्यूल पास पास रहते हैं तो बहुत ज्यादा रेट से फॉल होता है आपका प्रेशर। लाइक फर्स्ट 6 किलोमीटर में आपके 50% मॉलिक्यूल्स है, तो इतने एरिया में बहुत जल्दी फॉल होगा, आगे जाके धीरे धीरे फॉल होगा। ठीक है, ऊपर ये भी सेम चीज लिखी है। नीचे आते आईएसए कंडीशन 1 हेक्टोपास्कल चेंज। अब मैं आईएसए पे हूँ, आईएसए पे 1013 है आपका हेक्टोपास्कल प्रेशर। अब अगर मेरे को 1 हेक्टोपास्कल कम करना है, दैट मींस अगर मेरे को 1012 करना है तो मेरे को 27 फीट ट्रैवल करना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हम जितना ऊपर जाते रहेंगे प्रेशर उतना कम होते रहेगा। ठीक है, फिर अगर इसमें बोला गया कि अगर हम 2000 फीट पर है तो ले लेते हैं हम ग्राउंड में 2000 फीट पर है, यहाँ पे आपका प्रेशर है 1010। अब मुझे इसको 1009 करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर मुझे सेम चीज को 1009 पहुंचाना है तो। इफ एयर इज वार्मर देन आईएसए, अब एयर आईएसए वार्मर है, दैट मींस उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो उसमें क्या होता है चेंजेस इन हाइट विल बी मोर देन द अबव वैल्यूज। अब मान लो टेम्परेचर आपका 30 है, तो 30 में क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल बहुत एक्साइटेड होंगे, आपके मॉलिक्यूल एक्साइटेड है तो वो दूर दूर होंगे, तो जो वर्टिकल प्रेशर गिरेगा वो बहुत धीरे गिरेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर कोल्डर है तो। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये वाली टेबल है। ठीक है, इसमें ये आपका 500 फीट है और ये फॉर एग्जांपल 1000 फीट है। अब जो कोल्ड में आपको 1000 हेक्टोपास्कल 1000 फीट के नीचे मिल रहा है, ठीक है, वो सेम वार्म एयर में आपको 1000 फीट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि जो वार्म एयर है ना वो बहुत दूर दूर है, उसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो बहुत धीरे धीरे ड्रॉप होगा, इसीलिए धीरे धीरे ड्रॉप होके 1000 फीट को भी पार कर देगा, तब आपका 1000 हेक्टोपास्कल मिलेगा। बट एज कंपेयर टू कोल्ड एयर 1000 फीट के नीचे ही आपको 1000 हेक्टोपास्कल मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमी डायरनल वेरिएशन ऑफ प्रेशर।
अब सेमी डायनल वेरिएशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जगह खड़ा कर दिया और मैंने ये बोला कि पूरे 24 घंटे में आप प्रेशर नोट करो कि कितना कितना हो रहा है। उसमें आपने दो मिनिमा और दो मैक्सिमा निकाले, दैट मीन्स दो टाइम आपको मैक्सिमम प्रेशर मिला, दो टाइम आपको मिनिमम प्रेशर मिला। ठीक है, आपने नोट करा, अब वो कब कब मिला। ठीक है, 10 आवर और 10 आवर, दैट मीन्स 10 AM एंड 10 PM। 10 AM एंड 10 PM पे आपको मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा एंड 4 AM एंड 4 PM आपको मिनिमम प्रेशर मिलेगा। ठीक है, ये स्टडी में पता चला है, समझ आया? ठीक है, ये है आपका डायनल वेरिएशन। देखो मैक्सिमम आपको 10 पे मिल रहा है, सेकंड मैक्सिमम भी 10 पे मिल रहा है, मिनिमा 16, नेक्स्ट मिनिमा आपको 4। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है पेपर में। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट। प्रेशर इज एक्यूरेटली मेजर्ड बाय मर्करी बैरोमीटर विच इज in which atmospheric pressure is balanced by the height of mercury in column। अब आपका जैसे ये, ठीक है, इसके नीचे मर्करी फील्ड है। अब जितना एटमॉस्फेयर नीचे प्रेशर लगाएगा उतना ही अंदर वो राइज करेगा, उतना ही अंदर ये ऐसे राइज करेगा। तो जितना प्रेशर लगा रहे हैं उतना राइज करेगा और उतना हाई प्रेशर बताएगा। जितना प्रेशर, मान लो प्रेशर कम हो रहा है तो जो मर्करी पे प्रेशर कम लगेगा तो उतना ही लो की तरफ जाता रहेगा। ठीक है, सेकंड होता है आपके एनरॉइड। एनरॉइड का मतलब होता है कि ऐसा आपका कैप्सूल होता है, कैप्सूल से आपके लिंकेजेस होता है, या तो आपका स्टैटिक प्रेशर जाएगा या तो आपका पीटो प्रेशर जाएगा। पीटो मतलब स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। तो इसमें से सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका मर्करी होता है, क्योंकि आपके एंड्रॉइड में बहुत सारे लैग होते हैं। लैग मतलब थोड़ा सा टाइम लेता है वो रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि है तो एक प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ना। प्रेशर आएगा, वो लैग होगा, तब जाके वो सुई घुमाएगा आपके ऑल्टीमीटर है स्पीड की। लेकिन हम इसमें हम लेते हैं आपका एंड्रॉइड, मर्करी हम एयर पे नहीं ले जाते। चाहे वो एक्यूरेट हो, लेकिन मर्करी इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, रिएक्टिव होता है, अगर वो स्पिल हुआ तो खुद तो खराब करेगा ही, बाकियों को भी खराब करेगा। नेक्स्ट इज डेली बैरोग्राफ और वीकली बैरोग्राफ। मतलब बैरोग्राफ मतलब नोटिंग के लिए कि प्रेशर आप कुछ नोट भी तो करोगे ना कहीं पे, तो वो बैरोग्राफ से नोट होता है। ठीक है, ऑल्टिकोर आपके सिलेबस का नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टूर एंड थिकनेस। द मीन टेम्परेचर ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेम्परेचर डिफरेंट है, टेम्परेचर डिफरेंट है तो आपका प्रेशर वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल 850 हेक्टोपास्कल। अब दो जगह ले लेते हैं, एक जगह हम ले लेते हैं एयरपोर्ट और एक जगह ले लेते हैं हम आपका रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट पे बहुत गर्म है आपका टेम्परेचर और रेलवे स्टेशन पे बहुत ठंडा है, तो क्या होगा, रेलवे स्टेशन पे आप, जो रेलवे स्टेशन ठंडा है तो आपको 850 हेक्टोपास्कल बहुत जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू एयरपोर्ट जो बहुत गर्म है, तो सेम प्रेशर आपको बहुत ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो वो लाइन ज्वाइन करती है जो इन सबको डिफरेंट प्रेशर्स को, उसको हम कॉन्टूर्स कहते हैं। कॉन्टूर्स का मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल हाइट। ठीक है, याद रखना है, लाइन कॉन्टूर्स होते हैं लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इक्वल हाइट्स। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉन्टूर हाइट्स। द कॉन्टूर आर ड्रॉन एट इंटरवल ऑफ 40 जीपीएम। जीपीएम मीन जियो पोटेंशियल मीटर। अब जियो पोटेंशियल मीटर का मतलब ये है कि अब हर जगह ग्रेविटी इक्वल नहीं है। ग्रेविटी आइडियल इज 9.8, बट हर जगह पे ग्रेविटी इक्वल नहीं है। ठीक है, कौन सी तेरे सर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जियो पोटेंशियल का मतलब ये है कि बहुत जगह आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होती, तो इसलिए हमने जियो पोटेंशियल चार्ट बना रखा है। तो आपको याद बस इतना करना है कि अगर आपके 40 जीपीएम का इंटरवल है तो आप कौन सा लेवल का चार्ट यूज करोगे, 700 एंड 500 हेक्टोपास्कल। एंड अगर 80 जीपीएम का इंटरवल है तो 300 एंड 200 हेक्टोपास्कल लेवल चार्ट आप यूज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का बेसिकली मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब हमें पता है कि आपका प्रेशर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आप ऑलरेडी क्लासेस अपने 12th या 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है,
अब वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है या फिर उसका रेट कितना चेंज होने का, उसको कहते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट लाइन आती है आपकी आइसोबार्स। आइसोबार समझाने के लिए, जैसे आपका कॉन्टूर्स था, लाइन जॉइनिंग ऑफ इक्वल हाइट्स, आइसोबार्स का मतलब है लाइन जॉइनिंग ऑफ इक्वल प्रेशर। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे आइसोबार ले लिया, आइसोबार्स कैसे भी शेप के हो सकते हैं बट होते सर्कल ही है, मतलब वो जॉइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया पायलट्स पाथवे, दूसरा ले लिया मैंने एयरपोर्ट, ठीक है, तीसरा ले लिया मैंने रेलवे स्टेशन, चौथा मैंने हवा महल ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये देखा कि इन चारों का जो प्रेशर है मुझे सेम मिल रहा है, कि एक कोइंसिडेंस क्या हुआ कि इन सारी जगहों का प्रेशर सेम है, तो मैं इन सब को एक लाइन से जोड़ दूंगा एंड उसका प्रेशर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल प्रेशर इज 1000 हेक्टोपास्कल, तो मैं यहाँ पर उसका प्रेशर लिख दूंगा। इसे कहते हैं हम आइसोबार्स, कि जहां पे भी आपका प्रेशर सेम है उससे हमने एक लाइन जोड़ दी और उस पर लिख दिया कि वो कितना प्रेशर है, इसको हम कहते हैं आइसोबार्स। हाँ जी, ठीक है। देखो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, अब हमें पता है कि प्रेशर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। प्रेशर जाता है आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लो, उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, कितना तेजी से मूव कर रहा है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसको हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब लिखा है कि इट इज स्टीप और वीक अकॉर्डिंग टू द आइसोबार्स आर क्लोज और फार अपार्ट। अब मैंने आइसोबार्स, अब मैं हाफ आइसोबार्स बना रहा हूं, मैंने एक आइसोबार्स ऐसे बनाया एंड फिर मैंने एक चार्ट का ऐसे बनाया, ठीक है। अब इसमें इतने छोटे एरिया में 4 आइसोबार आ गए, लेकिन इस जगह पे बहुत बड़े एरिया में ओनली 3 आइसोबार्स आए, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आइसोबार्स आर क्लोजली पैक्ड, तो प्रेशर जल्दी फॉल होगा इसमें। अगर प्रेशर बहुत जल्दी फॉल हो रहा है दैट मींस आपका विंड्स भी तेज चलेगी, जहां पे आइसोबार्स क्लोजली पैक्ड होते हैं वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट बहुत स्टीप होता है, मतलब बहुत तेजी से गिरता है एंड विंड स्पीड भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस। आपका इसमें क्या होगा, इसमें बहुत फार अपार्ट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वीक होगा एंड वीक होगा आपका विंड की स्पीड, विंड की स्पीड भी आपकी वीक होगी, ठीक है। ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड आइसोबार्स के क्लोजनेस के बारे में बात करिए, वो कितना क्लोज है या फिर वो कितना अपार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर टेंडेंसी इन आइसेलोबार्स। आइसेलोबार्स आपके आइसोबार्स जैसा सेम होता है, लेकिन यहाँ पे मैं 4 आइसोबार्स बना देता हूँ, ठीक है। अब आपका आइसोबार्स में क्या होता है, आइसोबार्स में ना लिखा होता है कि जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 990 हेक्टोपास्कल, 992, 994 और 996, ठीक है। अब मैंने ये बोल दिया कि अब ये मैंने देखा फॉर एग्जांपल 12 AM पे ये था, अब मैं थोड़ी देर वेट करा, मैंने वेट कितना करा, 12 ऑलमोस्ट 12 आवर्स वेट करा, 12 PM को मैंने फिर देखा। अब जो आपके आइसेलो बार्स वाले चार्ट होते हैं ना, वो ये बताते हैं कि आपका प्रेशर कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। तो एग्जांपल जो ये वाला था, ये पहले 990 था, तो ये 992 हो गया, तो मैंने +2 लिख दिया क्योंकि पहले 990 था फिर 992 हो गया, जो 992 था वो 995 हो गया, +3, सेम +2 +4। इसका मतलब ये हुआ कि इतने टाइम मैंने जब वेट करा तो इतने इतना हेक्टोपास्कल हर आइसोबार में बढ़ा है, उसको हम कहते हैं आइसेलोबार्स, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो चेंज प्रेशर टेंडेंसी कहते हैं उसको, डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ प्रेशर विद टाइम इज कॉल्ड प्रेशर टेंडेंसी एंड आइसेलोबार्स आर द लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर चेंज, वो होते हैं आपके आइसेलोबार्स। नेक्स्ट आपके आइसेलोबार्स डिप
एन आइसोलोबेरिक हाई एंड आइसोलोबेरिक लो. अब एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट राइज इज कॉल्ड आइसोबेरिक हाई. दैट मीन्स ये आपका ग्रेटेस्ट राइज हुआ, इसको हम कहेंगे आइसोलोबेरिक हाई. ये आपका सबसे कम हुआ, कम मतलब कि वो नेगेटिव में होता है. फॉर एग्जाम्पल ये आपका +2 नहीं है, आपका -2 से फॉल हुआ, तो जो ये होगा ना आपका आइसोलोबेरिक लो होगा. एंड जहां पे ग्रेटेस्ट राइज हुआ वो होगा आपका आइसोलोबेरिक हाई. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया ऑल्टीमीटरी. इसमें चीजें समझने वाली है. पहले तो मीन सी लेवल का मतलब होता है एवरेज ऑफ हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स. अब पानी में टाइड चलती है, एवरेज हाई टाइड एंड लो टाइड का आपका एवरेज इज मीन सी लेवल. ठीक है, फिर तीन चीजें हैं यहाँ पे. एक आपका स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग है जो होती है 1013.25. एक हो गया आपका मीन सी लेवल, कुछ भी दे रखा हूं. मीन सी लेवल नीचे भी हो सकता है एंड ऊपर भी हो सकता है. ये है आपका ग्राउंड. ग्राउंड पे मैंने बना दिया एरोड्रोम. ठीक है, अब एलिवेशन किसको कहते हैं? मीन सी लेवल से ग्राउंड तक का जो भी आपका गैप होता है हम उसको कहते हैं एलिवेशन. कि आपका एयरपोर्ट कितना एलिवेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहां से ले, अब मैं एयरक्राफ्ट बना देता हूं. एक एयरक्राफ्ट ये है, एक एयरक्राफ्ट ये है और एक एयरक्राफ्ट ये है. अब जो भी चीज हम ग्राउंड से नापते हैं उसको हम कहते हैं हाइट. जैसे आपकी भी हाइट होती है, हम ग्राउंड से नाप रहे हैं, तो अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं हम उसको कहते हैं हाइट. ठीक है, कुछ भी चीज अगर हम मीन सी लेवल से नाप रहे हैं वो होगा आपका ऑल्टीट्यूड. कि फॉर एग्जांपल फ्लाइंग ऑन ऑल्टीट्यूड 4000. ठीक है, ऑल्टीट्यूड 5000, ये बोला गया आपका. एंड अगर आपने अपने ऑल्टीमीटर के प्रेशर में मीन या आपका स्टैंडर्ड प्रेशर सेट कर रखा है उसको हम कहेंगे फ्लाइट लेवल. ठीक है, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए. अगर आपका तीन प्रेशर सेटिंग होती है, देखो ऑल्टीमीटर में ना नॉब होता है, उसको आप घुमा के कहीं भी सेट कर सकते हो. अगर आपने उसको 1013 सेट करा है तो आप एटीसी से जो कम्युनिकेट करोगे वो फ्लाइट लेवल्स में करोगे. फिर अगर आपने घुमा के मीन सी लेवल पे सेट कर रखा है तो आप ऑल्टीट्यूड में एटीसी से कम्युनिकेट करोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका बोल दिया फ्लाइट लेवल 060, तो हमें पता है कि हमने फ्लाइट लेवल लिया है, तो उसने जो अपनी ऑल्टीमीटर सेटिंग है वो डाली होगी मीन सी लेवल से. ठीक है, नेक्स्ट अगर सॉरी फिर से बोलता हूँ कि जो फ्लाइट लेवल है अगर 060 है तो एटीसी को पता होगा कि आपने जो अपनी ऑल्टीमीटर सेटिंग डाली है वो आपने स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग डाला है. फिर अगर आपने उसको ऑल्टीट्यूड में बताया, दैट मींस ऑल्टीट्यूड 3000, ऑल्टीट्यूड 3500, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने मीन सी लेवल डाल दिया है अपने ऑल्टीमीटर में. उसके बाद अगर आप उसको हाइट बता रहे हो तो उसको पता है कि अगर उसने हाइट बताई है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एट हाइट 2000, तो उसको पता चल गया कि आप उसको एरोड्रोम से या फिर कोई ग्राउंड से बता रहे हो. ठीक है, अब जो भी आप स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग से लेते हो वो होता है आपका प्रेशर ऑल्टीट्यूड. क्योंकि आप स्टैंडर्ड प्रेशर से नाप रहे हो, तो जो भी आप 101325 से सिलेक्ट करके आपको मिलेगा अपना वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम कहेंगे प्रेशर ऑल्टीट्यूड या फिर फ्लाइट लेवल. फ्लाइट लेवल एंड प्रेशर ऑल्टीट्यूड सेम होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है. हाँ जी, एलिवेशन का यूज बस इसलिए करते हैं कि हमारा एयरपोर्ट पता चले कि हमारा जो एयरपोर्ट है वो मीन सी लेवल से कितना ऊपर है. जैसे आपका जो जयपुर है, जयपुर 1260 फीट, 1260 फीट मीन सी लेवल से उठा हुआ है. ठीक है, जैसे आप कोस्टल एरियाज में अगर आपका एयरपोर्ट है, जैसे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है वो एकदम कोस्ट के पास है, तो वो सी लेवल से एकदम चिपका हुआ है. दैट मीन्स उसका एलिवेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो सी लेवल से लगा हुआ है. ठीक है, हाँ ये होता है.
ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल। ठीक है, ये जो होती है छोटी सी आपकी होती है ट्रांजिशन लेयर, नीचे होता है आपका ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड एंड ऊपर होता है आपका ट्रांजिशन लेवल। ठीक है, एक अब आपका ये जो लेवल्स होता है ना, ये सारे आपके अप्रोच प्लेट में ऑलरेडी लिखी होती है कि आपका कौन से लेवल पर है। काम ये है इसका कि इसके नीचे आप हमेशा मीन सी लेवल की सेटिंग डालोगे एंड इसके ट्रांजिशन लेयर के ऊपर आप पूरा स्टैंडर्ड प्रेशर सेटिंग रखोगे। अब हम ये इसलिए रखते हैं ताकि सारे एयरक्राफ्ट सेम लेवल पर आ जाए। उनका जब भी उनका अगर ऑल्टीमीटर नॉब सेम है तभी तो वो सेम लेवल पे आ पाएंगे ना। अगर उन्होंने ऑल्टीमीटर पे सेटिंग ही अलग अलग कर रखी है एंड उनका ऑल्टीमीटर अगर सेपरेशन दिखा रहा है तो वो सेपरेटेड नहीं है, वो सेम लेवल पे ही है। इसलिए हमें सबका ऑल्टीमीटर सेम करने के लिए दो लेवल बांट दिए, पहला है ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड, ऊपर है ट्रांजिशन लेवल। ठीक है, अगर इससे पहले वाले इसमें जाऊं मैं, तो अगर हम कुछ भी 101325 से ले रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे QNE में। कुछ भी हम अगर मीन सी लेवल से ले रहे हैं दैट विल बी QNH, और अगर हम ग्राउंड से ले रहे हैं तो QFE। ठीक है, तो अगर आपका जो ट्रांजिशन लेयर है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड में हमेशा QNH डालेंगे क्योंकि वो मीन सी लेवल से ले रहे हैं एंड इसके ऊपर अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर से ले रहे हैं तो QNE हो जाएगा। ठीक है, ये बता रखा है। तो आपका मीन सी लेवल, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ऑल्टीट्यूड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन सी लेवल, हाइट वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेटम, elevation the vertical distance of a point or a level on a surface from the earth mean sea level of the earth from mean sea level। तो अगर आपका मीन सी लेवल और हमने कोई भी पॉइंट ले लिया, मोस्टली रनवे, तो इसके बीच का एरिया होता है एलिवेशन। फिर आपका ट्रांजिशन ऑल्टीट्यूड जो मैं बता चुका ऑलरेडी, जहां पे हम लोकल QNH पे फ्लाई करते हैं। ट्रांजिशन लेवल जहां पे हम फ्लाइट लेवल में फ्लाई करते हैं। ट्रांजिशन लेयर का मतलब थोड़ा चेंज करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप QNH से उसे घुमा के QNE पे सेट कर लो। ठीक है, फ्लाइट लेवल आप इस प्रेशर पे जो भी फ्लाई करोगे वो होते हैं फ्लाइट लेवल। प्रेशर ऑल्टीट्यूड भी सेम होता है 101325। अब आते हैं प्रेशर सेटिंग पे। अब आपके ऑल्टीमीटर घुमाने का बताया मैंने कि एक नॉब होती है वो घूमती है। पहला है आपका QFE। QFE का मतलब हमने क्या बताया था, जो ऑलरेडी स्टेशन पर है। देखो QFE का मतलब जो आपका ग्राउंड लेवल है QFE। अगर आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे खड़ा है तो इसका जो QFE होगा, अगर आपने QFE सेट करा है तो आपका ऑल्टीमीटर 0 दिखाएगा क्योंकि ग्राउंड पे तो आपकी हाइट 0 ही है, ग्राउंड पे तो आपकी कोई हाइट है नहीं एयरक्राफ्ट की, तब वो 0 दिखाएगा। इफ आपका एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है और आपने मेन सी लेवल से डाल रखा है तो वो आपका एलिवेशन बताएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले QNH पर आते हैं, उसके बाद हम QFF पे जाएंगे। पहला है आपका QNH। QNH इज अ स्टेशन लेवल प्रेशर रिड्यूस टू मीन सी लेवल। आपका जो भी एयरपोर्ट का प्रेशर था उसको हमने रिड्यूस करके मीन सी लेवल पर ले आए। ठीक है, मीन सी लेवल नीचे था, एयरपोर्ट ऊपर था, तो हमने एयरपोर्ट का ऊपर वाला प्रेशर को हमने और रिड्यूस कर दिया और मीन सी लेवल पर ले आए, उसको हम कहते हैं QNH। ठीक है, QFF भी सेम होता है आपके QNH जैसा, बट द ओनली डिफरेंस इज उसमें टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस टू बी द टेम्परेचर ऑफ कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडेड अप टू द मीन सी लेवल। तो ये कहाँ यूज होता है, आपका सिनॉप्टिक चार्ट्स में यूज होता है, जो भी आपके आइसोबार चार्ट होते हैं या कॉन्टूर चार्ट होते हैं उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है आपका रीजनल QNH। दिस इज द फोरकास्ट वैल्यू ऑफ लोएस्ट प्रेशर एक्सपेक्टेड इन ऑल्टीमीटर सेटिंग। अब आपने 24 घंटे के लिए देखा, आपको लोएस्ट प्रेशर मिल रहा है फॉर एग्जांपल 990 और हाईएस्ट प्रेशर है आपका 996। तो जो भी आप एवरेज निकालोगे उसमें से सबसे लोएस्ट प्रेशर मान के चलोगे, क्योंकि आपका जो लोएस्ट प्रेशर होता है वो आपका बैड वेदर से रिलेट करता है सीधा, एंड अगर वो बैड वेदर से रिलेट कर रहा है तो आपको सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है, इसलिए रीजनल QNH देते हैं।
नेक्स्ट होता है आपका क्यूएनई। क्यूएनई में से जिसमें हम 1013 सेट करते हैं वो होता है क्यूएनई। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को याद रखना है। लेवल हेक्टोपास्कल अगर 850 हेक्टोपास्कल है, दैट मीन्स आपको 5000 फीट अगर आप ग्राउंड से जाओगे तब जाके आपको 850 हेक्टोपास्कल मिलेगा। जैसे आपका ग्राउंड पे था 1013, ठीक है, वो था 0 पे, लेकिन जब आप 5000 जाओगे तब जाके आपको 850 मिलेगा। सेम अगर आप 30,000 पे जा रहे हो तब जाके आपको 300 मिलेगा। ठीक है, अगर आप 53,000 हेक्टोपास्कल जा रहे हो तब जाके आपको ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अंडर रीडिंग एंड ओवर रीडिंग। अंडर रीडिंग एंड ओवर रीडिंग एक्सप्लेन करने के लिए एक टेबल है, हाई एंड हाई लो। इसमें ये है कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देन योर ऑल्टीमीटर विल ओवर रीड। ओवर रीड का मतलब ये है कि आप एक्चुअल में आप 3000 पर हो, बट आपका जो ऑल्टीमीटर है वो एरर के साथ 4000 बता रहा है। 4000 में नहीं, 4000 बहुत ज्यादा एरर हो जाएगा, 3500 बता रहा है, मैक्सिमम एरर ले लिया मैंने तो, वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, लो और हाई लो का मतलब ये है कि अगर आप लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया जा रहे हो तो आपका अंडर रीड करेगा। ठीक है, अंडर रीड का मतलब ये है कि आप असलियत में ऊपर हो, असलियत में आप हाई हो, लेकिन आपका जो ऑल्टीमीटर है वो एरर के साथ अंडर रीड कर रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका एक्चुअल में यू आर एट 4000, बट आपका जो ऑल्टीमीटर है वो आपको 3500 बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज मोर डेंजरस क्योंकि आप एक्चुअल में नीचे हो, आपका आपका जो ऑल्टीमीटर है वो ऊपर दिखा रहा है। तो अगर आपने एक पहाड़ लिया, या पता है आपको पहाड़ है 3200 पे, आपका जो ऑल्टीमीटर है आपको फेक बता रहा है 3500, बट एक्चुअल में कहा हो आप 3000 पे, तो दिस इज डायरेक्ट चांस फॉर कोलिजन। इसीलिए आपका हाई लो हाई वाला जो केस है वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है उसको याद रखने के लिए, अगर आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहे हो तो। एंड इसमें भी सेम, अगर आपका हाई टेम्परेचर है एंड आप किसी लो टेम्परेचर की जगह पर जा रहे हो तब ओवर हीट करेगा। अगर आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर जा रहे हो तब वो अंडर हीट करेगा, ये बता रखा है। एक सेकेंड। सॉरी, हाँ, तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ड्रिफ्ट की बात करते हैं। अगर हम पोर्ट ड्रिफ्ट की बात करें, दैट मीन लेफ्ट से विंड आ रही है और आपके एयरक्राफ्ट को राइट में फेंक रही है। ठीक है, तो आपका एयरक्राफ्ट राइट में जाएगा, पोर्ट का मतलब होता है लेफ्ट। सेम, अच्छा, इस केस की बात करें तो अगर पोर्ट से विंड आ रही है, आपके एयरक्राफ्ट को राइट में फेंक रही है, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से धक्का मारा तो मैं राइट से धक्का मारा, मैं लेफ्ट जाऊंगा। सेम ऐसे जाएगा और ये ऐसे जा रहा है राइट में, दैट मीन्स वो स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सेम बता रखा है कि अगर विंड स्टारबोर्ड से आ रही है तो आपका एयरक्राफ्ट ऐसे जाएगा और ये करेगा आपका अंडर हीट, दैट मीन स्टारबोर्ड ड्रिफ्ट करता है ओवर हीट एंड आपका पोर्ट ड्रिफ्ट करेगा अंडर हीट। ठीक है,
अब आते हैं प्रेशर पैटर्न पे। आपके 4 तरह के प्रेशर पैटर्न्स होते हैं, 4 नहीं एक्चुअली 5 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका लो प्रेशर। लो प्रेशर में ये बोला गया कि एक तो आपके आइसोबार्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, कीपिंग द लोएस्ट प्रेशर इन द सेंटर। फॉर एग्जांपल मैंने सबका प्रेशर लिख देता हूं मैं, 990, 992, 994, 998, एक सेकेंड, 1004 एंड 1008। ये सारे लो प्रेशर है क्योंकि ये 1013 से छोटे हैं, तो ये सारे आपके लो प्रेशर में आ गए। तो मैंने आइसोबार्स बना दिए 4, 2, 6 आइसोबार्स मैंने बना दिए, ठीक है। अब इन 6 आइसोबार्स में लो प्रेशर में ये बोला गया है कि लो प्रेशर हमेशा सेंटर में मिलता है आपको, ठीक है। लो प्रेशर बनता कैसे है? लो प्रेशर ऐसे बनता है, एक सेकंड, ठीक है। अब 2 मैं जगह ले लेता हूं, एक है ग्राउंड, एक है आपका अपर एयर स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। अब एयर इस तरफ से आ रही है एंड इस तरफ से आ रही है। अब जब एयर बीच में मीट करेगी, अब ना वो ऊपर जाएगी, मतलब सॉरी, वो ऊपर जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी। वो नीचे इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि धरती के नीचे तो जा नहीं सकती, तो वो कन्वर्ज होकर राइज करेगी, ठीक है। राइज करेगी, दैट मीन्स अब जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जा रहे हैं, दैट मीन्स वो ऊपर धक्का लगाएंगे। और अगर वो ऊपर धक्का लगाएंगे तो आपके जो एयर स्पेस है उसमें हाई प्रेशर बनेगा। ऊपर हाई प्रेशर है तो नीचे आपका लो प्रेशर बनेगा। आपका ऐसे एक प्रेशर फॉर्म होता है, ठीक है। एयर ऐसे कन्वर्ट्स करी और वो ऊपर धक्का लगा रही है, तो अगर ऊपर धक्का लगा रही है तो ऊपर आपका हाई प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर दैट मीन नीचे लो प्रेशर, ठीक है। ये होता है आपका हाई लो प्रेशर की बात। अब अगर मैंने 2 से ज्यादा आइसोबार्स रखे, मैंने यहाँ पे 6 रखे हैं, दैट मीन 2 से ज्यादा है, एंड उनके बीच में 2 हेक्टोपास्कल का गैप है, दैट मीन्स बस इस एरिया में 2 हेक्टोपास्कल का गैप है, इसके बाद 4 हेक्टोपास्कल, फिर 6 हेक्टोपास्कल, फिर 4 हेक्टोपास्कल, ठीक है। तो 992, 99 सॉरी 990, 992 एंड 994 ये सारे आपके 2-2 हेक्टोपास्कल के गैप में है। इसका मतलब ये है कि ये एरिया आपका डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन में विंड स्पीड तेज होती है और थोड़ी बहुत बारिश होती है, ठीक है। ये हो गया आपका लो प्रेशर। एंड लो प्रेशर में आपका बैड वेदर होता है क्योंकि एयर कन्वर्ट्स कर रही है, कन्वर्ट्स करके राइज कर रही है, और जब एयर राइज करेगी तो वो कूल भी होगी, और जब अगर मॉइस्चर लेके कूल हो रही है तो वो आपका बैड वेदर बनाएगा, है ना। तो लो प्रेशर में पहला आपका इंपॉर्टेंट है बैड वेदर, लेकिन बैड वेदर के साथ वो गुड विजिबिलिटी होगी। गुड विजिबिलिटी इसलिए होगी क्योंकि जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आपके एटमॉस्फेयर में हैं वो सबको राइज करके ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो गुड विजिबिलिटी होगी, क्योंकि जो भी आपके एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स है वो सब कन्वर्ज होकर राइज हो रहा है, तो आपके डस्ट पार्टिकल्स को भी साथ साथ ऊपर लेके जा रहा है, दैट मीन्स फॉरवर्ड विजिबिलिटी इज क्लियर, ठीक है। ये होता है आपका लो प्रेशर, ठीक है। लोएस्ट प्रेशर इन द सेंटर, ठीक है, टू और मोर क्लोज आइसोबार 2 हेक्टोपास्कल इंटरवल कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। विंड्स ब्लो एंटी क्लॉकवाइज एंड कन्वर्ज इन द सेंटर। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट की तरफ। एंड अगर आपका ये नॉर्थ है, ठीक है, आपकी विंड फॉर एग्जांपल 045 से चल रही है, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद देखा आपकी विंड हो गई 315, मतलब एंटी क्लॉकवाइज गई। एंटी क्लॉकवाइज को हम कहते हैं बैकिंग। फिर ऐसे है, ये क्लॉकवाइज है, इसको हम कहते हैं वियरिंग, ठीक है। पहला होता है आपका बैकिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या दिल में डाउट है कोई? नेक्स्ट है आपका हाँ एंड हाँ डायरेक्शन, विंड के डायरेक्शन बोला है कि अगर डायरेक्शन फ्रॉम 045 टू 315 हो रही है, दैट मींस वो एंटी क्लॉकवाइज गया है, तो वो बैकिंग होता है। अगर 045 से वो 135 जाता है तो वो वियरिंग होगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज गया है, ठीक है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं विंड्स बैक, ठीक है। एंड लो इज एसोसिएटेड विद बैड वेदर क्योंकि बादल बनते हैं, विजिबिलिटी इज बेटर क्योंकि एयर राइज कर रही है, ठीक है। अब हम ट्रफ की बात करते हैं। ट्रफ ऑफ लो दैट मींस देखो ये सारे आपके लो प्रेशर है, इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले
ये सारे आपका लो प्रेशर है। अब हमने लो प्रेशर को एक्सटेंड कर दिया, दैट मीन्स एक के पीछे एक, उसके पीछे एक लो प्रेशर लगा दिया, तो वो हो गया आपका एक्सटेंशन ऑफ लो प्रेशर विथ ट्रफ। ट्रफ आपकी ये लाइन है, ये लाइन की ट्रफ की लाइन है। इसका मतलब है इस लाइन पे सबसे कम प्रेशर मिलेगा आपको, इसको हम कहते हैं ट्रफ ऑफ लो, कि इस लाइन पे आपको सबसे कम प्रेशर मिलेगा। तो प्रेशर अलोंग द ट्रफ इज लोअर देन ऑन द अदर साइड, इसको याद रखना है। ठीक है, अब लो प्रेशर की बात करेंगे तो विंड डायरेक्शन अब्रप्टली चेंजेस एंड बैक्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद बैड वेदर, क्योंकि डायरेक्टली लिंक है आपका ये लो प्रेशर से। फिर आ जाते हैं हाई पे। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर का एकदम उल्टा होता है। एक तो आपके आइसोबार्स भी दूर दूर है, उसमें विंड स्पीड भी कम है। अब बैड वेदर है क्योंकि आपका एयर राइज नहीं कर रही। हाई प्रेशर में आपकी एयर राइज नहीं करती, आपकी एयर डिसेंड करती है। तो अगर ये डिसेंड कर रही है तो वो आपका एक हाई प्रेशर है। डिसेंड कर रही है मतलब बादल नहीं बनाएगी, तो आपका गुड वेदर होगा। ठीक है, बट विजिबिलिटी पुअर होगी क्योंकि आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो एटमॉस्फेयर में ही रह रहे हैं, वो ना राइज हो रहे ना कहीं जा रहे हो। अगर आपके डिसेंड हो भी रहे हैं तो आप ग्राउंड लेवल पर हो, ग्राउंड लेवल पे वो डिसेंड होकर धरती के नीचे तो जाएंगे नहीं, तो वो आपके एक जगह पर स्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हाई प्रेशर इज ऑपोजिट ऑफ लो प्रेशर। दैट मीन्स हाई प्रेशर में क्या होगा, गुड वेदर एंड बैड विजिबिलिटी। यहाँ पे सब्सिडियंस का मतलब है कि आपकी सिंकिंग ऑफ एयर, सब्सिडियंस का मतलब होता है सिंकिंग ऑफ एयर। फिर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वियर एंड डाइवर्ज आउटवर्ड्स। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, वियर करता है एंड डाइवर्ज आउटवर्ड्स। फिर नेक्स्ट आपका ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन। अब आपका साइक्लोन सीधा लो प्रेशर से लिंकेज है। ठीक है, आपके साइक्लोन को जो ब्लॉक करेगा, मतलब उसकी मूवमेंट आगे आने से रोकेगा, उसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोन, ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन। ठीक है, कोल्ड एंटी साइक्लोन आपकी इतना सिलेबस में नहीं आता। नेक्स्ट है आपका रिज। जैसे आपका ट्रफ था एक्सटेंशन ऑफ लो प्रेशर, वैसे ही आपका रिज है एक्सटेंशन ऑफ हाई प्रेशर। ठीक है, मतलब हाईएस्ट प्रेशर इन द सेंटर, यहाँ पे सेंटर में हाईएस्ट प्रेशर है, दैट मींस 1002 एज कंपेयर टू 998 या 1000, तो उसको ये कनेक्ट कर रहा है, तो ये आपका हाई प्रेशर है। एक्सटेंशन ऑफ हाई प्रेशर मतलब एक के पीछे एक मैंने आइसोबार्स लगा दिए हाई प्रेशर वाले। और देखो, अब ऐसी बात नहीं है कि अगर ये 1002 है दैट मींस ये 1013 से तो कम है, तो फिर ये हाई प्रेशर कैसे हुआ। अब इसमें कंपेयर करेंगे हम, कंपैरिजन आएगा आपके लो प्रेशर से, ये कंपैरेटिवली हाई प्रेशर है, ये जो प्रेशर है आपका कंपैरेटिव हाई है। ठीक है, ये कंपैरेटिव हाई प्रेशर है। लास्ट टॉपिक है आपका कोल। अब एक कोल का मतलब ये है कि देखो, कोल ये होता है आपका दो हाई प्रेशर एंड दो लो प्रेशर के बीच में अगर कोई जगह है तो वो होता है आपका कोल। दैट मीन्स हाई टू लो अगर हम मूव करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में गया एंड ये इस डायरेक्शन में गया, बीच में कोल है वो अनइफेक्टेड रहता है। तो अगर कोई जगह अनइफेक्टेड रहती है तो वो हाई और लो दोनों का मीडियम, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है उसके वेदर में। दैट मीन्स आपका जो वेदर होगा वो फेयर वेदर होगा, इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। देखो, जो कोल है विंड्स आर लाइट वेरिएबल, ना ज्यादा तेज होगी विंड्स ना कम होगी। ठीक है, एंड वेदर इज अ मिक्सचर ऑफ हाई एंड लो। ठीक है, ये होता है आपका कोल।